जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं खान सर के द्वारा जो आपका बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, उसी में आज हम टेस्ट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। ठीक, जो आपका कब पूछा गया यानी कि कल, यानी कि 8 जून 2025 को ये लिया गया था टेस्ट। ठीक, और इससे पहले हमने क्या यानी कि टेस्ट 1, 2, 3, 4 पूरा चारों कंप्लीट पढ़ लिया। ठीक, तो यदि आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आपने चारों वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि आपके बिहार एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से और बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय योजना कब लागू की गई थी? तो आपको बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन है 1947, 1952, 1962 या फिर 1962। तो बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय योजना कब लागू की गई थी? तो 2 अक्टूबर, सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में। 1959 में कहाँ पे लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। ठीक, राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले लागू हुआ था। ये याद रखेंगे, ये पूछा जाएगा आपके। और बहुत पूछता है कि पंचायती राज के 3 स्तरीय योजना सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। ठीक, और क्या होता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और क्या है, ये हो गया तीनों। और ये देखिए 3 स्तरीय योजना, तो 3 स्तरीय योजना कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका ग्राम पंचायत। ठीक, एक ग्राम स्तरीय पंचायत होता है, और एक होता है आपका ब्लॉक स्तरीय पंचायत। ठीक, ब्लॉक स्तरीय पंचायत। और तीसरा होता है आपका जिला स्तरीय पंचायत। ठीक, यही तीनों होते हैं आपके। ठीक, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? 1959 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? तो वो अनुच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 हो जाएगा। ठीक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक विभाजन के मुख्य 3 निर्धारक तत्व कौन से होते हैं? आपको बताना है यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला है आपका लोगों को अपनी पहचान के प्रति धारणा। ठीक है, और राजनीतिक नेताओं द्वारा समुदायों की मांग उठाने का तरीका, ये भी ठीक है। विभिन्न समूहों के मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो बताएं यहाँ पे 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा केवल हिंदू धर्म को मान्यता देना, या फिर राज्य द्वारा किसी एक धर्म को बढ़ावा देना, या फिर राज्य का सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखना, या फिर ऑप्शन नंबर 4 राज्य द्वारा धर्म का प्रचार करना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 का राइट आंसर? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य का सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। लैंगिक समानता का क्या अर्थ है? तो बताएंगे यहाँ पे 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। लैंगिक समानता का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देना। ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए? तो किसने कहा था आपको बताना है। महात्मा गांधी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो किसने कहा था? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के संविधान में शक्तियों का वितरण किन सूचियों के माध्यम से होता है? तो यहाँ पे बताएंगे 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केंद्रीय, राज्य और समवर्ती सूची के माध्यम से होता है। और देखिए केंद्र में क्या होता है, केंद्र सूची में जो इस सूची में विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। और राज्य सूची में क्या होता है, इस सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची में क्या होता है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों अपना यानी कि कानून बना सकते हैं।
आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो 8वें का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा सबसे पहले। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 8वें का, ये हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है? तो 9 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो जो 9 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। वित्त आयोग यह संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया जाता है और यह केंद्र राज्य संबंधों विशेष रूप से वित्तीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो बताएंगे यहाँ पे 10वें का राइट आंसर, दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो क्या महाराष्ट्र में हुआ, बंगाल में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ या फिर कर्नाटक में हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यह आंदोलन है 1970 में, 1970 के दशक में भारत के महाराष्ट्र जिले में शुरू हुआ था, यानी कि महाराष्ट्र राज्य से शुरू हुआ था। ठीक, और इसमें नामदेव, ढसाल और जेबी पवार जैसे महत्वपूर्ण नेता शामिल थे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से किस शासन व्यवस्था का परिणाम था? तो 11 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन हो जाएगा। आगे, राष्ट्रवाद की भावना की बीजारोपण किसके काल में हुआ था? तो 12 का राइट आंसर बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुनर्जागरण के काल में हुआ था। ठीक, क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण के काल में। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी? तो आपको बताना है यहाँ पे अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की थी। तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो बताना है यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है ये आपका होगा भील जनजाति। भील जनजाति जो सबसे बड़ी है, तो क्या हो जाएगा आपका भील हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। ठीक, भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है जो आपका कहाँ पे, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश यानी कि एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात यानी कि जीजे हो जाएगा, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, कैसे कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। ठीक, ये हो गया आपका भील। और देखेंगे यहाँ पे गोंड, ये पहला हो गया, और गोंड जो है देश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक, ये आपका दूसरे नंबर पे आता है, ये आपका पहले नंबर पे आता है। और ये कहाँ का होता है? ये मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में पाई जाती है। और आपका आता है तीसरे नंबर पे आता है आपका संथाल। ठीक, संथाल जो है भारत में तीसरी बड़ी जनजाति है जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ठीक, इन्हीं प्रदेशों में और भी कौन सा आता है? उराव, मीना, टुंडा, गोंड आदि जनजाति भी आते हैं इसी में। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट है यहाँ पे 15, 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो 15 का आपको राइट आंसर बताना है जो कि हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वुडरो विल्सन हो जाएगा। ठीक, वुडरो विल्सन राइट आंसर हो जाएगा। और कब आया था? राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 10 जून 1920 को, 10 जून 1920 हो जाएगा इसका स्थापना हुई थी। आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, हिटलर ने किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था? तो बताएंगे यहाँ पे 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हिटलर ने किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया? तो ये हो जाएगा नाजी पार्टी। क्या हो जाएगा? नाजी पार्टी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जिसका पूरा नाम क्या था? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17, वर्साय की संधि को निम्नलिखित में से किस देश ने भंग किया था? तो यहाँ पे 17 को आपको राइट आंसर बताना है जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी ने भंग किया था। किसने? जर्मनी। आगे देखते हैं यहाँ पे 18, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? तो सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? तो ये क्या होता है? ब्रिटेन ने एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा।
ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। आगे देखेंगे 19, जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा क्यों की? तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टैक्स और राजनीतिक अधिकारों की कमी के कारण। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो बताएंगे यहाँ पे 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, पेरिस की संधि के तहत। और ये संधि कब हुई थी? तो 3 सितंबर यानी कि 3 सितंबर 1783 में हुआ था। ठीक, पेरिस यानी कि फ्रांस में संपन्न हुआ था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 21, रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ जो होता है ये होता है भारत और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ठीक, भारत और चीन का क्या होता है? तो भारत और चीन का क्या होता है बताएंगे यहाँ पे, मैकमोहन होता है। क्या होता है? मैकमोहन होता है आपका, मैकमोहन होता है। तो ये दोनों याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो आपको बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर, भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी हो जाएगा। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम 23, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी छोर पर स्थित है। ठीक, कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत लगभग कितने द्वीप स्थित हैं? तो 24 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे कितने द्वीप हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 1256 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 25, सिंधु नदी अंततः किस सागर में गिरती है? तो 25 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, सिंधु नदी भारत की विशालतम नदियों में से एक है। यह जो है तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। ठीक, तो ये कहाँ किस सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 26, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति किस झील से होती है? तो 26 का राइट आंसर बताना है, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति किस झील से होती है? तो ये मानसरोवर झील से होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे 27, सुंदरवन किस प्रकार का वन है? तो सुंदरवन जो है ये मैंग्रोव वन है। ठीक, कौन सा है? मैंग्रोव वन है सुंदरवन। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 28, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो 29 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, चलिए देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, क्या लिखा हुआ है? बिहार में केला का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? तो आपको बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर कि बिहार में केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वैशाली में। ठीक, वैशाली में सबसे ज़्यादा होता है आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 31, बिहार में किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिहार के आपको भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से टूसर रेशम की सिल्क उत्पादन की जाती है। कौन सी? टूसर रेशम की सिल्क उत्पादन की जाती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 32, निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार के 7 संकल्प में शामिल नहीं है? तो 7 संकल्प में शामिल कौन सा नहीं है आपको बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका बाल कल्याण हो जाएगा, बाकी सब शामिल हैं। कौन कौन से हैं ध्यान से सुनिएगा। पहला है हर घर नल का जल, एक ये हो जाएगा हर घर, पहला है हर घर नल का जल। ठीक, नल का जल एक ये हो गया। ठीक, हर घर नल का जल। फिर है पीने का साफ पानी, ये दूसरा हो गया आपका पीने का साफ पानी। हर घर तक पक्की गली नाली,
हर घर तक पक्की गली नाली, देखेंगे यहाँ पे फिर से लिखेंगे यहाँ पे हर घर तक पक्की, हर घर तक पक्की नली, पक्की गली नाली, एक ये हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका आएगा हर घर बिजली, हर घर बिजली, तो ये आपका हो जाएगा ठीक, हर घर बिजली ये हो जाएगा। उसके बाद है घर तक पक्की गली नलियाँ, ठीक, लिख लीजिए घर तक पक्की गली नलियाँ। फिर उसके बाद है शौचालय निर्माण घर का सम्मान, शौचालय निर्माण घर का सम्मान। फिर है आपका अवसर बढ़े आगे पढ़ें, ठीक, ये हो जाएगा सातों आपके संकल्प। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब 33, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है। तो बिहार का सबसे लंबा पुल जो है आपका गांधी सेतु पुल है, ये 7 किलोमीटर लगभग लंबा है, ठीक, जिसका निर्माण 1984 में हुआ था, ठीक, कब हुआ था 1984 में। और यह पुल लंबे समय तक भारत का सबसे लंबा नदी पुल भी रहा है। आगे देखेंगे यहाँ पे 34, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 34 का आपको राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनसंख्या को स्थिर करना और 2045 तक स्थिर जनसंख्या स्तर प्राप्त करना। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की ओर, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपको बताना है यहाँ पे 35 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। आगे देखेंगे यहाँ पे 36, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे बोलते हैं, एम एस स्वामीनाथन को बोलते हैं, ठीक, किसे बोलते हैं, एम एस स्वामीनाथन को बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 37, बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाजार में वस्तुओं की कीमतों को स्थिर बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 38, नीति आयोग किस योजना के संस्थान के स्थान पर लागू किया गया। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015, कब 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया था, इस किसके स्थान पर, तो योजना आयोग के स्थान पर, ठीक, योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया, नीति आयोग। और इन दोनों के जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो आपको बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो ये कहाँ हुआ था, तो इसका जो था 16वां शिखर सम्मेलन रूस के कजान में, कहाँ पर, तो रूस के कजान में आयोजित हुआ था, ठीक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ स्थित है। तो 40 का राइट आंसर बताना है आपको, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ स्थित है। तो ये बेहटा हो जाएगा, ठीक, बेहटा हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 41, एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश किस उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई थी। तो आपको बताना है यहाँ पे 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका रामनाथ कोविंद समिति के द्वारा, ठीक, रामनाथ कोविंद समिति के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42, चलिए देखते हैं यहाँ पे 42, पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो आपको बताना है यहाँ पे इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये संगीत से जुड़े थे, किससे, संगीत हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका जेनी एरपेन बेक हो जाएगा, ठीक, जेनी एरपेन बेक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 44, किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, तो बताएंगे इसका राइट आंसर। तो ये हो जाता है 11 नवंबर, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री और शिक्षाविद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। किसके, तो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक, अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाता है, ठीक, याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 45, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्विंकल खन्ना हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लाहो कहाँ का है। तो लाहो जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मेघालय का, ठीक, ये मेघालय का है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, ठीक।
तो 47 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे। तो हल्दिया बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिम बंगाल, ठीक, क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर स्थित एक नदी बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बाबू टावर का लोकार्पण किया? तो 48 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो कहाँ पर किया गया था आपको बताना है। तो ये हो जाएगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, किसने, नीतीश कुमार ने पटना में, कहाँ पर करवाया था, पटना में करवाया था। ये जो है 7 एकड़ में फैले इस टावर की ऊंचाई कितनी है, 120 फीट है, ठीक, 120 फीट है। इसमें 6 मंजिल हैं। एक ऑडिटोरियम है जिसमें 129 करोड़ की लागत आई है, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 49। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रिस्बेन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ? तो 50 का राइट आंसर आपको बताना है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयपुर हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, जयपुर। और ये कब शुरू हुआ था? 4 नवंबर 2024 को शुरू हुआ। कब? 4 नवंबर, ठीक, 4 नवंबर 2024 और 23 नवंबर 2024 तक अम्बाला और चंडी मंदिर में आयोजित किया जाएगा, ठीक, यानी कि 23 नवंबर 2024 तक ये आपका चला। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 51। किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? तो 51 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये थाईलैंड हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इससे, ये उससे हो जाएगा कि भारतीय नागरिकों को 60 दिनों के लिए, ठीक, 60 दिनों तक बिना वीजा के थाईलैंड में यात्रा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। किस देश की विक्टोरिया केजीर ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेल्विक्स को मैक्सिको सिटी में मिस यूनिवर्स 2024 का ताज पहनाया गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 53। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर 53 का क्या हो जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश में, ठीक, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। आगे देखेंगे यहाँ पे। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या दर्शाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या दर्शाता है? तो रासायनिक अपक्रिया में कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 56। उदासीनीकरण अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं, तो वो क्या होते हैं? तो एक अम्ल और एक क्षार होता है वो, ठीक, क्या होता है, एक अम्ल होता है और एक क्षार होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो बताएंगे यहाँ पे 57 का राइट आंसर। तो उसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl होता है, NaCl जिसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। साधारण भाषा में नमक बोल सकते हैं आप लोग। आगे देखते हैं यहाँ पे। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं उसे? आघातवर्तीता या फिर तन्यता। तो दोनों में से कोई एक होगा। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर तन्यता। उसे क्या बोलते हैं? तन्यता। और सोना जो होता है सबसे तन्य धातु है, यानी कि सोना को सबसे पतला खींच सकते हैं, किसे? गोल्ड हो जाएगा सबसे तन्य है। आगे देखेंगे यहाँ पे 59 क्या लिखा हुआ है। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या बनता है? तो धातुओं को वायु में दहन करने से धातु ऑक्साइड बनता है, ठीक, धातु ऑक्साइड बनता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 60। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण बोलते हैं क्या उसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोडाइजिंग बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो 61 का राइट आंसर आपको बताना है। तो उसे बोलते हैं खनिज, क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को क्या कहा जाता है? तो 62 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजक आबंध बोलते हैं उसे।
आगे देखते हैं यहाँ पे 63। एथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो एथेनॉइक अम्ल को क्या बोलते हैं? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा? सॉरी, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ठीक, एथेनॉइक अम्ल को क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय अंग है? तो पेशीय अंग क्या होता है? तो पेशीय अंग हो जाएगा आपका हृदय हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा अंग केंद्रीय तंत्र का भाग है? तो 65 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाता है मेरु रज्जु हो जाएगा। ठीक, मेरु रज्जु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। पादपों में समन्वय मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो 66 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन द्वारा होता है। आगे, एड्रीनलिन हार्मोन सीधे कहाँ स्रावित हो जाता है? तो बताएंगे यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रक्त में होता है, रक्त में स्रावित होता है। आगे, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं क्या? सिनेप्स बोलते हैं। ठीक, सिनेप्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 69। एक कोशिकीय जीवों में नए जीवों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विखंडन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे 70। मोतियाबिंद किस प्रकार की बीमारी है? तो मोतियाबिंद जो है ये अपक्षयी किस प्रकार की बीमारी है? अपक्षयी रोग है, जिसका अर्थ होता है यह शरीर के किसी अंग की सामान्य कार्यप्रणाली के धीरे धीरे खराब होने से होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 71। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्या प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। प्रिज्म से निकलने पर बनने वाले 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं आपको ये बताना है। तो उसे बोलते हैं वर्णमाला। ठीक, क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। इसमें कौन कौन से रंग होते हैं आपके? बैगनी होता है। ठीक, क्या होता है? बैगनी बोल सकते हैं आप लोग। एक बैगनी हो गया, दूसरा नीला हो गया, तीसरा आसमानी हो गया। ठीक, तीसरा आसमानी हो गया, फिर हरा होता है, और हरा के बाद क्या होता है? पीला होता है। और कौन सा रंग होता है? नारंगी होता है। नारंगी, नारंगी के बाद क्या होता है? लाल होता है। ठीक, ये 7 रंग होते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे। और श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 73। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडल में अपवर्तन के कारण। ठीक, अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि नीली रोशनी सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 75। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे। ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम किससे संबंधित है आपका? यहाँ पे राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा और विभवांतर से संबंधित है। ठीक, किससे? विद्युत धारा और विभवांतर। आगे देखेंगे यहाँ पे 77। विद्युत मोटर में कौन सा यंत्र रूपांतरण होता है? तो विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 78। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। किसे बोलते हैं? डेनमार्क। डेनमार्क को बोलते हैं पवनों का देश। ठीक, क्या हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 79। सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पे सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। ठीक, किसका? सिलिकॉन। आगे देखेंगे यहाँ यहाँ पे 80। तो 80 आपके यहाँ पे क्या है? मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक, ये लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा, ये थीटा हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। ये क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर 45 आ जाएगा। ठीक,
करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 81 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एक्स प्लस वाई का ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, ये पावर में ऐसे होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या होता है 2x² प्लस वाई स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 ब्रैकेट में x² प्लस वाई स्क्वायर। आगे देखेंगे यहाँ पे 82 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण का निकाय 4x प्लस 6y बराबर 7 तथा 6 प्लस के प्लस 4, यहाँ कुछ नहीं है, y माइनस 21 बराबर 0 एक अद्वितीय हल है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा के बराबर 5। ठीक, करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 83 ये क्या लिखा हुआ है, तो ये भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 3:5 है। ठीक, 3/5 दिया हुआ है, यानी कि वृत्त और परिधि। और क्या होता है, यदि परिधि 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। परिधि कितना दिया हुआ है, परिधि यानी कि परिधि बराबर परिधि उसका अनुपात दिया है 3/5। ठीक, और परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है। ठीक, परिधि बल्कि दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, परिधि 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, और व्यास कितना होता है, व्यास बराबर 2r होता है। फिर से देखिए वो थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे किसका दिया हुआ परिधि बटा व्यास ये होता है। ठीक, परिधि बटा व्यास बराबर 3/5 दिया हुआ है। ठीक, तो ये हो गया आपका। और यहाँ पे देखिए व्यास बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2r लिख सकते हैं। ठीक, और परिधि कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया है, तो आपका नेक्स्ट हो जाएगा 6 में व्यास बराबर 2r लिखेंगे बराबर 3/5 करेंगे। ठीक, ये हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसी में से काट के सॉल्व कर लेंगे तो ये कट जाएगा आपका 2 से 2 6। ठीक, ये हो गया। तो ये r बराबर क्या आ जाएगा 25 बट्टा ये कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है ना, और ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा तो r बराबर 5 सेंटीमीटर, r बराबर 5 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 84। तो ये भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए और सॉल्व करिए इसको। तो देखिए 84, तो 84 को सॉल्व करेंगे तो आपका 10/21 आ जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 85 क्या लिखा हुआ देखते हैं सही क्वेश्चन है कि गलत। तो इस यहाँ पे ये इसका मत देखिए, यहाँ पे जहाँ जहाँ ये लिखा है तो इसका मतलब होता है a की पावर में 2 लिखा है। ठीक, a² प्लस b² बराबर दिया हुआ है 148। ठीक, और ए बी बराबर 54 है, तो a माइनस बी और a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आ जाएगा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा 8/√10 आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 86 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे। तो 86 को भी सॉल्व कर लेंगे। क्या पूछा है, मिट्टी का आयतन पूछा है। अब आयतन का फार्मूला क्या होता है πr² h होता है। ठीक, πr² h इसी पे रख के सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आपका ये वाला आ जाएगा। ठीक, 14,168 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इतना आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 87 को क्या है 5 स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो स्क्वायर का मतलब होता है √3। तो यहाँ पे आप लोग √3 लिखेंगे बटा 5√3 माइनस कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक 60 डिग्री का मान पूछा है। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा √3, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 88, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो बताएंगे यहाँ पे 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द कौन सा है, तो ये हो जाता है आपका अमूल शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द है। आगे देखें, और ये माँ केला मछली सब तद्भव है आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं बड़ा काम है। तो स्वयं सम्मेलन के बाद यहाँ पे डैश होना चाहिए, जो भूल गया था, तो यहाँ डैश है, सम्मेलन डैश का स्वयं बड़ा काम है। सम्मेलन का के बाद आपका डैश है, सम्मेलन का यहाँ पे डैश होना चाहिए था। ठीक, तो सम्मेलन का
आयोजन, आयोजन स्वयं बड़ा काम है, ठीक, आयोजन हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 90, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। उसने दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया। तो उसने दूर से ही फेंक कर हथियार चलाया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अस्त्र। दूर से फेंक कर चलाने वाले हथियार को क्या बोलते हैं? अस्त्र बोलते हैं, ठीक। और शस्त्र हाथ में लेकर चलाते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो वह कल मुझसे मिलने आएगी क्या पुरुषवाचक सर्वनाम है? क्या मध्यम पुरुषवाचक है? या फिर अन्य पुरुषवाचक या फिर उत्तम पुरुष? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? कमल का समानार्थी शब्द क्या है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर। कमल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो कमल का समानार्थी शब्द होता है पयोज। पयोज हो जाएगा, ठीक। पयोधर नहीं होगा। कमल का क्या हो जाएगा? पयोज हो जाएगा। सरोज, जलज, पंकज, अम्पुज, पयोज, ये सब कमल का होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब पयोधर किसका है? पयोधर और पयोध ये आपका बादल का है, ये बादल का पर्यायवाची शब्द है। और पयोधी समुद्र का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 93। उग्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो उग्र का विलोम क्या हो जाता है? उग्र मतलब उग्र होता है तो सौम्य हो जाएगा, मतलब शांत स्वभाव का। उग्र मतलब बहुत गुस्से वाला, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्या होता है? सरल का कठिन हो जाएगा, ठीक। सरल का कठिन हो जाता है। प्रखर का मंद हो जाएगा, प्रखर का मंद। कठोर का कोमल हो जाएगा, ठीक। कठोर का कोमल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 94। चलिए देखते हैं यहाँ पे 94। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो आपको क्या बताना है? जो यहाँ पे अंडरलाइन दिया हुआ है वर्ड, उसमें इसके लिए एक शब्द बताना है, ठीक। जैसे होता नहीं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो वही बताना है, ठीक। तो लिखा हुआ है सोवी बट ऑफ द लिटिल वैल्यू, यानी कि किसी ऐसी चीज़ का वर्णन करने के लिए एक शब्द जो दिखावटी है लेकिन जिसका कोई मूल्य नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, ठीक। यानी कि जो दिखावटी है और जिसका कोई अधिक मूल्य नहीं है, तो उसे बोलते हैं ट्रम्पेरी बोलते हैं, ठीक। ट्रम्पेरी का मतलब क्या होता है? निरर्थक दिखावटी वस्तुएं, ठीक। तो उसे पूछा है कि ऐसी चीज़ जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जो महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए उसे क्या बोलते हैं? ट्रम्पेरी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 95। चलिए देखते हैं यहाँ पे 95। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड पुसिल एनिमाउस इन द गिवन सेंटेंस। डिस्पाइट फेसिंग ओवरवेलमिंग odds, द सोल्जर ब्रेव रिसॉल्व नेवर wavered, embodying the very essence of heroism amid chaos। तो यहाँ पे बताना है एंटोनिम बताना है, यानी कि विलोम शब्द बताना है, ठीक। पुसिल एनिमाउस का बताना है, ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि भारी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद सैनिक का साहसी संकल्प कभी नहीं डगमगाया तथा अराजकता के बीच वीरता का सार प्रस्तुत किया, ठीक। इसका मतलब जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक, डिस्पाइट से यहाँ तक ये हो गया, ठीक। तो आपको बताना उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बहादुर बोलते हैं, ठीक। बहादुर यानी कि ब्रेव। क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम? ब्रेव हो जाएगा इसका विलोम शब्द। इसका मतलब क्या हुआ? पुसिल एनिमाउस का मतलब होता है कायर, तो इसका जस्ट अपोजिट ब्रेव हो गया, ठीक। आप लोगों ने पढ़ लिया पूरा। आगे देखते हैं यहाँ पे 96। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो आपको एक्टिव वॉइस बताना है यहाँ पे 96 का। द टीचर कमांड वाज प्रॉम्प्टली ओबेड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 96 का राइट आंसर? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर, ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। द स्टूडेंट्स प्रॉम्प्टली ओबेड द टीचर्स कमांड, ठीक। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि छात्रों ने शिक्षक के आदेश का तुरंत पालन किया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 97। बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट। क्या करना है हमें? सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द मिनिस्टर सेड आई एम एन ऑनरेबल मैन। तो क्या हो जाएगा? मंत्री ने कहा मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। तो इसका बताना है आपको इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द मिनिस्टर सेड दैट ही वॉज एन ऑनरेबल मैन, यानी कि मंत्री ने कहा कि एक सम्मानीय व्यक्ति हूँ, वह एक सम्मानीय व्यक्ति है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 98। बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 98 में क्या है? एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसी को अब अरेंज करना है, ठीक। सब इधर उधर यानी कि लिखा हुआ है A B C D ऐसा करके, तो उसी में आपको बताना है कौन सा सही होगा।
तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है द यूज एज वेल एज द डिस्पोजल ऑफ केमिकल्स हैज़ पोज्ड अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम टू द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रसायनों के उपयोग के साथ साथ उनके निपटान ने सरकार के समझ बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है। पहला ये हो गया। दूसरा देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बट टू इन्फोर्स इट लीगली इट मस्ट बी गिवन लेजिस्लेटिव सैंक्शन। दूसरा लिखा हुआ है लेकिन इसे कानूनी रूप से लागू करने के लिए इसे विधायी मंजूरी दी जानी चाहिए। इसका हो गया। अब यहाँ देखते क्या लिखा हुआ है, डिस्पाइट क्लियर प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस दीज आर लाइकली टू बी मिसयूज्ड ओविंग टू द लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रॉपर अपार्चर्स। तो यहाँ पे बताएंगे यहाँ पे इसका क्या लिखा हुआ है, तो इसका लिखा हुआ है स्पष्ट मुद्रित निर्देशों के बावजूद प्रशिक्षण और उचित उपकरणों की कमी के कारण इनका दुरुपयोग होने की संभावना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ एवर आ कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलेटिंग द यूज ऑफ केमिकल्स हैज इवॉल्व्ड एंड इट इज प्लीडेड दैट इट शुड बी observed strictly by those who pursue agriculture for profit। तो यहाँ पे बताना है हालांकि रसायनों के उपयोग को विनियमित करने के लिए एक आचार संहिता विकसित की गई और यह दलील दी जाती है कि इसका उन लोगों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए जो लाभ के लिए कृषि करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी ACDB। ठीक, ऐसे आपको रीअरेंज कर लेना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 99 क्या बताना है, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो अपोजिट बताना है यहाँ पे इसका, किसका बताना है यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ है सैलुब्रियस। तो सैलुब्रियस का बताना है, तो इसका मतलब होता है स्वास्थ्यप्रद। ठीक, तो स्वास्थ्यप्रद का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये स्वस्थ है तो स्वस्थ का बीमार यानी कि अनहेल्दी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे बताना है इसके अनेक शब्दों के एक समूह। द कस्टम ऑफ अ वोमेन हैविंग मेनी हस्बैंड्स, मतलब एक स्त्री के कई पति रखने, यानी कि द कस्टम ऑफ अ वोमेन हैविंग मेनी हस्बैंड, एक ऐसी स्त्री जिसके कई सारे पति हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं पॉलीएंड्री बोलते हैं। ठीक, पॉलीएंड्री का मतलब जिसके बहुत सारे पति हों, यानी कि बहुपतित्व। चलिए, तो आज के सारे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ, यानी कि टेस्ट 5 हो गया कंप्लीट, टेस्ट 6 के साथ। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।